हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सीजीपीएससी 2024 जिसका एग्जाम 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। उसके प्रैक्टिस सेट कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये काम की चीज है कि किस लेवल से आपको सीजीपीएससी में पेपर सी सेट में पूछे जा सकते हैं। तो पूरे इस वीडियो में 35 सवाल होंगे, पूरे 35 सवाल को हम हल करेंगे। साथ ही साथ दो और वीडियो आएंगे 35 सवाल के। तो कुल मिलाकर 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे जो कि आपको लास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से और किस लेवल से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहले सवाल पर हम देखेंगे समय और कार्य से कौन कौन चैप्टर से लिया गया है, ये भी मैं सारा चीज बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलते रहे और साथ ही वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे जल्दी पहुंच सके। तो चलिए साथियों, आज सेशन में समझते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या होने वाला है। पहला नंबर सवाल है, ए एक काम को 3/5 हिस्सा 14 दिन में करता है। इसका मतलब है ए एक काम का 3/5 हिस्सा कितना दिन में किया? 14 दिन में किया। दैट मीन्स ए अकेले अगर काम को करेगा तो वो करेगा 14 पंचे 70/3 दिन लगाएगा, अकेले अगर काम करता है तो। लेकिन आगे और सवाल ने बोला है आगे और बोला कि यदि आगे बोलता है बी उसके बाद जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम 6 दिन में पूरा होता है। दैट मीन्स ए और बी बकाया काम को, अब देखिए भाई, 5 काम में से 3 काम ए कर दिया है तो 5 काम में से 2 काम ए और बी मिलकर करेंगे 6 दिन में। इसका मतलब है 2 एक कम और 2 तिया। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 पंचे 15 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से हमने ए और बी का निकाल लिया। ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन, ए अकेले काम करता है तो 70/3 दिन। ऐसे सवालों को कैसे निकालेंगे? हमने समय कार्य का एक पूरा चैप्टर आपके लिए बताया है कि डब्बा मेथड से हम कैसे इजीली तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। तो ए का समय बताया है 70/3 और बी और ए दोनों का समय बताया है कुल मिलाकर हमने वहां से फाइंड आउट किया 15 दिन। सवाल ने बोला है कि यदि अकेले बी काम करेगा तो कितने समय लगाएगा, ये पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा। 70/3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 210 आएगा। 70 से पहाड़ा पढ़ेंगे 210 को तो 3 बार में जाएगा और 3 नीचे है तो 3 तिया 9 इनका क्षमता आ गया। ये इसकी क्या है जी? क्षमता है। मतलब अगर 70/3 दिन में काम करता है तो ए अकेले 9 की क्षमता से कार्य करता है। ए और बी अगर 210 कार्य को 15 दिन में करते हैं, इसका मतलब है ये 14 क्षमता की दर से पर डे काम कर रहे हैं। तो सवाल ने बोला है बी अकेला, तो ये बताइए ए प्लस बी में ए को घटा दूंगा तो मिल जाएगा कि नहीं? तो 14 में मैं 9 को घटा दिया तो मुझे मिल गया 6। अब मुझे मेरा कार्य कितना है? 210 कार्य को अगर वो 1 दिन में 6 के दर से करेगा तो समय कितना निकल जाएगा? आइए भाग देते हैं। 6 दिया 18 और 6 पंचे 30, 35 दिन का समय लेगा बी अकेले अगर काम करता है तो सवाल में ऑप्शन नंबर डी पर है। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए समझते हैं। एक सवाल फिर से हमारे सीजी व्यापम में असिस्टेंट टीचर 2023 में पूछा गया था, समय कार्य से ही रिलेटेड है। आइए समझते हैं इस सवाल को। ए अकेला एक काम को 16 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को अकेले अगर 12 दिन में कर लेता है। ए से शुरुआत करते हैं, ए से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं और दोनों को एक एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य संपूर्ण होगा कितने दिन में, ये पूछ रहा है। एक एक दिन काम करेंगे, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा। तो ऐसे करते हुए कितने दिन चलेगा काम, ये सवाल पूछ रहा है। तो पहले आपको दिया है ए का समय, ए अकेले अगर काम को करेगा तो 16 दिन ले लेगा। अगर उसी काम को बी अकेले कर देगा तो वो ले लेगा 12 दिन का समय। अब सवाल ने बोला है कि ए एक दिन आएगा और बी एक दिन आएगा, मतलब ए का एक दिन और बी का एक दिन। दैट मीन्स अगर मैं ए और बी को दोनों को एक साथ काम करवाना चाहूंगा तो ये जो पेयर बनेगा वो 2 दिन का पेयर बनेगा कि नहीं? तो बोलोगे सर बिल्कुल। तो चलिए 16 और 12 का टोटल हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना है। तो 16 तिया 48 और 12 तिया 12 चौक 48, तो 48 इनका एलसीएम आ गया। ए की क्षमता हो जाएगी 3 की, 16 दिन में काम करता है और कुल कार्य है 48, तो एक दिन में वो काम करेगा 3। वही अगर 12 बात करें, 12 दिन में 48 काम करता है तो बी जो है वो अकेले काम करेगा 4 एक दिन में, है ना?
तो दोनों मिल जाएंगे तो 3 + 4 7 की दर से काम होगा। लेकिन ये काम कैसे हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। एक दिन ए आया फिर बी आया, तो 48 कार्य है मेरे पास। तो 48 को जब बारी बारी से बोलता है सवाल तो क्या करते हैं, जहां तक ये 7 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है वहीं तक काम करवाएंगे। तो 7 × 6 = 42, 6 जोड़े में इन लोग काम करेंगे। 48 में से 42 काम खत्म, बचा कितना काम? 6 कार्य बचा है। अब शुरुआत करता है काम की। सवाल में जो शुरुआत करेगा वही काम करने आएगा। तो ए से शुरुआत होता है काम, तो ए से शुरुआत होता है तो ए आएगा और एक ही दिन काम करेगा। और ए की क्षमता है 3, मतलब 6 में से 3 लड्डू खा जाएगा। 6 में से कितना लड्डू खा गया? 3 लड्डू खा गया। बचाएगा कितना लड्डू? 3। और वो काम करने कौन आएगा? बी। और बी की क्षमता कितनी है जी? 4 की। तो 3 लड्डू को खाएगा 4 की दर से, मतलब ये पूरा दिन भर नहीं चलेगा, 3/4 समय चलेगा। तो यहां से अब कुल समय निकाल लेंगे। कुल समय बराबर क्या होगा? ये 6 जो आया था वो 2-2 दिन का जोड़ा है, तो 6 × 2, बीच में क्या रखेंगे फिर? प्लस। ए अकेले फिर एक दिन आया, फिर बी जब आया तो उसके लिए पूरे दिन का काम नहीं था, 3/4। तो 6 दूनी 12 और 1 13 सही 3/4 सवाल का जवाब हो जाएगा दिन में। तो इस तरह से 13 सही 3/4 सवाल का जवाब। इसके लिए कंप्लीट डिटेल वाले हमने वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा है कि हम किस तरह से बारी बारी वाले सवाल जो है वो हल करते हैं। तो वहां आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है CGPSC में, या फिर समय कार्य का कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल। अच्छा देखिए जी, हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप इस बार कोड को स्कैन करके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1099 में गणित और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट, मात्र 1099 में गणित और रीजनिंग का दोनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट 1 साल की वारंटी के साथ कोर्सेस मिलेगी। इसके अलावा ओनली मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हैं, ओनली मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो 699 पर है। और ओनली अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो मात्र और मात्र 500 पर अवेलेबल है। और 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये है, और ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर सीखना है तो कंप्लीट बैच हमारे यहाँ अवेलेबल है ऑनलाइन कोर्सेज पर। साथ ही साथ हमारे बैच की खासियत यह है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरी चीजें हैं कि आपको ई बुक अवेलेबल भी कराया जाएगा, दैट मीन्स क्वेश्चन बुकलेट का सारा चीज मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो सॉल्यूशन करवाया जाता है उस सॉल्यूशन का आपको PDF अपने मोबाइल पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपको सॉल्यूशन को अलग से और कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, सॉल्यूशन लिखा हुआ PDF अलग से मिलेगा और क्वेश्चन के PDF अलग मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को आप कितने बार भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, बाइलिंगुअल है, सबसे बड़ा अच्छा चीज है, क्योंकि आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों का बहुत महत्व है। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 9713176765 पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर हमारा एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो इस बार कोड को आप स्कैन करके ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले पर, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर में आप जाएं और पूरन सर क्लासेस टाइप करें, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस माध्यम से आप वहां चीजों को परचेस कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बनाया गया है, एक एक चीजों को डीपली समझाया गया है, चाहे वो PSC के लेवल से हो, NTPC के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो व्यापम के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सेंट्रल SSC के लेवल से हो, सारे लेवल्स आपको वहां पर मिलेंगे। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं हम इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है? अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है कि एक 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं, तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ फसल को काट पाएंगे? मिश्र समानुपात का भाग है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो देखिए यहां पर MDH लगाते हैं। क्या लगाते हैं? MDH। व्यक्ति कितने हैं? 8 है। कितने एकड़ काम करता है? 80 एकड़ काम करता है। और कितने दिन लगाता है? 24 बराबर। यहां पर 36 व्यक्ति हैं, कितने दिन है? 30 दिन है। कितने एकड़ काम है? तो X एकड़ काम वो करना चाहेंगे इस रेशियो से। तो इधर पहला सेंटेंस का रेशियो दूसरे सेंटेंस के रेशियो के बराबर। ये M है, ये D है और ये W है, ये कार्य है। वही M है, ये D है और ये भी W है, कार्य है ये। तो रेशियो MDH/WH रखते हैं, MDH/W दोनों सेंटेंस के लिए। अब जो कटता है हम क्या कर लेंगे? चीजों को कटा लेंगे। चलिए जी फटाफट से कटा लेते हैं। आइए देखते हैं।
चलिए देखिए, 8 के पहाड़ा से कौन कटेगा, कोई नहीं कट रहा है क्या, ओके कोई बात नहीं। 12 के पहाड़ा से तो कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ओके जी। 2 के पहाड़ा से 30 जो है वो 15 बार में कट जाएगा। 8 के पहाड़ा से 8 एक कम 8 दहम नीचे कट जाएगा, ओके जी। और कुछ बचा नहीं, तो x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, x आ गया। 10 नीचे बचा है और 15 तिया 45 ऊपर है, तो 45 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा, 450 एकड़ सवाल का जवाब आ जाएगा। इतने इजीली तरीके से और इतने आसानी से हम चीजों को हल कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इस तरह से चीजें हम हल कर सकते हैं। आइए, गजब का सवाल है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सवाल बोल रहा है कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं, 3 पुरुष या, क्या बोला है, या। ध्यान रखिएगा, या कहता है तो कैसे बनाते हैं। एक काम को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और, क्या बोला है, और 6 महिलाएं कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, और वाले डाटा को या वाले डाटा के साथ जोड़ दिया जाएगा बटे करके, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है। और वाला डाटा क्या है, 5 पुरुष है, 6 महिला है। 3 पुरुष है, तो पुरुष को पुरुष वाले डाटा से और महिला को महिला वाले डाटा से भाग देंगे और जोड़ देंगे। और वाले को या वाले डाटा से भाग दे देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आया उसको एक बार लिख लीजिए। तो क्या आया, देखो 5 पंचे 25 और 6 तिया 18। नीचे में क्या आएगा, 5 तिया 15। टोटल वैल्यू आ जाएगा 43/15। ये 43/15 आया है ना, वो 43 से क्या कर दीजिए, इसको पलट कर फिर से रख दीजिए वहां पर। तो यहां पर ध्यान देंगे, 43 के साथ इसको हम पलट कर रखेंगे, तो ये 15 बटे क्या हो जाएगा, 43। और वही किसका मान होगा, x दिन का मान होगा। वही किसका मान होगा, x दिन। तो 43 से 43 कट गया, कितना दिन, 15 दिन सवाल का जवाब आ जाएगा। तो आंसर में क्या मिल जाएगा जी, 5 पुरुष और 6 महिलाएं 15 दिन में आंसर दे देंगे। तो इस तरह से ट्रिक लगाते हैं, जल्दी से बन जाता है। आइए चलिए, गजब का सवाल, 5 पुरुष और 4 महिलाएं। अभी इस सवाल में क्या आ रहा है, और वाला बात आ रहा है। पिछला सवाल में हमारा क्या आया था, या वाला कंडीशन आया था। तो और वाले को हमने या वाले से क्या कर दिया था, भाग देकर सॉल्यूशन कर लिया था। 27 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 7 पुरुष और 9 महिलाएं इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य का 111.11% 2 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर MDH का फॉर्मेशन लगाते हैं। किसका फॉर्मेशन लगाते हैं, MDH/W1। M मतलब मैन, डे, आवर अपॉन वर्क। चलिए इसी फॉर्मेशन में लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। सवाल ने कहा है कि 5 पुरुष मतलब 5 मेल, पुरुष को मैं M ले रहा हूं और फीमेल को मैं F लूंगा, महिलाओं को। 4 फीमेल किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं, ओके जी, बराबर वही काम है 27 दिन में करते हैं। लेकिन सवाल ने आगे कहा कि 7 पुरुष, 7 मेल और 9 फीमेल उसी काम को उन लोग कर लेते हैं 15 दिनों में, ओके जी। आगे सवाल ने कहा तो जो कार्य है 111.11% का, उसको 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 मेल और 5 फीमेल कितने दिनों में करेंगे, वो सवाल पूछ रहा है। तो मैं दिनों को ले लेता हूं x, लेकिन काम वही नहीं है, काम बढ़ चुका है। तो काम बढ़ चुका है तो 111.11% का मतलब होता है 10/9। तो यहां पर 10/9 कार्य को उन लोग कितने दिनों में करेंगे, सवाल पूछा जा रहा है। तो यहां से हम देखिए इस दोनों इक्वेशन को लेकर हम क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल का संबंध बनाएंगे। तो देखते हैं क्या संबंध आता है। तो 5 मेल प्लस 4 फीमेल को अगर हम 27 दिन में काम करते हैं, तो वही काम 7 मेल और 9 फीमेल 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इसको काट सकते हैं 3 निया और 3 पंचे। 9 पंचे 45M प्लस 9 चौक 36F बराबर 7 पंचे 35M प्लस 9 पंचे 45F। मेल को एक तरफ, फीमेल को एक तरफ ले जाइए, आंसर मिल जाएगा। 45 में 35 घटेगा तो 10M और 45 में 36 घटेगा तो 9F। मतलब M बराबर हो रहा है 9/10F। M का वैल्यू, एक मेन बराबर 9/10 फीमेल हो रहा है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए हमको सॉल्यूशन करना है, तो या तो हम इन दोनों समीकरण को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तो इन्हीं दोनों समीकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा सवाल का सॉल्यूशन, आइए समझते हैं। स्टार्टिंग के 2 समीकरण को लेकर हमने मेल और फीमेल का क्या बतलाया, रिलेशन। उसके बाद हम एंडिंग के 2 समीकरण, इसको और इसको लेकर हम क्या कर लेंगे, इनके बीच का
आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 7 मेल और 9 फीमेल, एक बार लिख देता हूं मैं, 15 दिन में करते हैं तो 2 मेल और 5 फीमेल इसी काम को x दिन में करेंगे, लेकिन काम जो है वो 10/9 हो चुका है। ठीक है जी, ये 9 कहाँ जाएगा जी? ऊपर, ध्यान रखिएगा। अब m के जगह में 9/10 मैं कैलकुलेशन में रखूंगा, तो 7 × 9/10 m प्लस 9f मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 2 × 9/10f। भाई मेल को फीमेल में कन्वर्जन करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन में कटेगा ना वापस जाकर वो। ये इधर ऐसे कर देता हूँ, अपॉन में अभी फिलहाल तो 10/9 ही रख रहा हूँ, क्योंकि 9 रखने के लिए जगह नहीं था। 9 जाएगा ऊपर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो 9 × 7 = 63m, सॉरी f होगा ये 63f। भाई 9/10 m f है ना वो, तो ये f होगा। ठीक है, 9 × 7 = 63f प्लस में होगा 10 नियम 90f, पूरे का अपॉन में हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 15। ये हो जाएगा 9 दूनी 18f प्लस 10 पंचे 50f अपॉन में होगा 10 इंटू 9 जाएगा ऊपर, तो 9x और 10 नीचे में पूरे का बचे रहेगा, तो नीचे में पूरे का नीचे में 0, दोनों तरफ से कट जाएंगे। बचा क्या? 63 × 63f प्लस 9f बराबर मल्टीप्लाई 15, यही बचा कैलकुलेशन में। तो 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, ये कैलकुलेशन आएगा। चलिए 6 315 हो जाएगा ये, 63 पंचे 315f। या एक काम करो, अलग अलग गुणा क्यों करोगे, इसको पहले जोड़ लो ना। 90 और 63 को जोड़ो, 153f इंटू में आया 5 बराबर 18 और 50 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 68f मल्टीप्लाई 3x अपॉन में आया है 10। ये वाला 10 तो बचा है ना नीचे, चलो यहीं से काटो अब, जो जो पहाड़ा से कटेगा। तो 3 के पहाड़ा से 3 एकम, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, 17 तिया 51 और 17 चौक 68, f से f कैंसल, तो 5 तिया 15 यहाँ पर बचा और ये बचा 4x/10। दैट मीन्स हमारा वैल्यू आ रहा है 150, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा 150 बराबर 4x, तो x बराबर आ जाएगा 150 को 4 से भाग देंगे 37.5 डेज। ये सवाल का जवाब होगा। तो x कितने दिन में कर लेंगे उन लोग? 37.5 डेज में कर लेंगे। बढ़िया सवाल था, CGPSC 21 में पूछा गया सवाल था। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सारे सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया मजेदार सवाल है। एक सवाल फिर CGPSC 2023 में पूछा गया था, आइए इसको भी समझते हैं किस तरह से पूछा था, कौन कौन चैप्टर से किस किस लेवल के पूछ रहे हैं, ये भी सारी चीज आपको बताई जा रही हैं। ये है आपका समय दूरी, ठीक है, चाल और दूरी, समय चाल दूरी से संबंधित है। सवाल ने बोला है कि एक हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज निकलता है और 1000 किलोमीटर की गति से उत्तर की ओर उड़ता है। एक पॉइंट बना लेता हूं, और 1000 किलोमीटर की गति से वो उत्तर की ओर उड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर की ओर जा रहा है 1000 किलोमीटर की गति से, ठीक है जी। एक दूसरी उसी हवाई अड्डे से उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई जहाज अड्डे से निकलता है और 1200 किलोमीटर पर आवर की गति से पश्चिम की ओर उड़ता है। तो 1200 किलोमीटर पर आवर की ओर से पश्चिम की ओर मुड़ गया। सवाल बोलता है 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे। 1.5 घंटे कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर पर आवर से चलेगा और दूसरा व्यक्ति 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा, तो दूरी क्या आएगा ये तो पता चल जाएगा ना अपने को। जी बिल्कुल। तो ये 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है 1.5 आवर में, मतलब डिस्टेंस जो आएगा इस बिंदु तक वो हो जाएगा 1500 किलोमीटर। भाई दूरी बराबर क्या होता है जी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। वैसे ही ये 1200 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रहा है और ये भी 1.5 घंटे चला, तो यहां से हमारा हो जाएगा 1800 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। अब सवाल ने बोला है कि भैया इनके बीच की दूरी याद करिए, तो दूरी याद करना है तो शॉर्टेस्ट दूरी को सवाल में पूछा जाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसी को पूछ रहा है। तो हम पॉइंट ले लेते हैं A, B और C। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि ट्रायंगल बन चुका है।
ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सीबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा जी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अच्छा जी, ए बी का वैल्यू कितना है 1500 है, और ए सी का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना है 1800 है, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए 1500 का स्क्वायर कितना होगा 225 और 4 जीरो पीछे, 1800 का स्क्वायर कितना होगा 324 और 4 जीरो पीछे, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 4 5 549 और ये हो जाएगा 4 बार जीरो। ये हो जाएगा सीबी का स्क्वायर इक्वल टू, सीबी का स्क्वायर इक्वल टू आया तो मेरा जो सीबी का वैल्यू होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो हो जाएगा रूट में 549। अब 549 को देखो तोड़ रहा हूं मैं, 9 के पहाड़ा से टूटेगा क्योंकि 9 का नियम है, 5 4 9 9 9 18, 9 का नियम में टूट रहे हैं तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 61। मल्टीप्लाई हम जीरो रखा है उसको 10,000 करके अलग से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 10,000 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 100, और रूट 3 का वैल्यू होगा, रूट 9 का वैल्यू होगा 3, और 61 का कोई परफेक्ट रूट नंबर नहीं होता इसीलिए वो 61 वहाँ बच जाएगा। तो 300 रूट में क्या आएगा जी 61, सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। तो इस तरह से चीजें हल की जाएंगी आपको इजीली तरीके से। नेक्स्ट, आमतौर पर उड़ान ए 7200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उड़ान बी से, बेहतरीन सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है एसीएफ वाले एग्जाम में, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा मॉडिफाई है, यो जो सवाल पूछा था थोड़ा अलग पूछा था, इसमें भी पैटर्न वही था पूछने का, ध्यान रखिएगा पीएससी के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर ए ने 7200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उड़ान बी से 1 घंटे ज्यादा समय लेता है, ये ज्यादा समय ले रहा है 1 घंटे बी से। इंजन की खराबी के कारण उड़ान बी की गति वास्तविक गति से 5/6 के गुणक में क्या हो जाती है, गिर जाती है। बी का चाल में चेंजेस आया, ए का चाल में कोई चेंजेस नहीं है, सवाल ने बोला है इसलिए उसी यात्रा को तय करने में उड़ान ए उससे 30 मिनट अधिक समय लगता है। बी को उड़ान ए से कितना मिनट समय अधिक लगा, 30 मिनट अधिक समय लगा। उड़ान बी की गति याद करिए तो बी की गति मैं मान लेता हूं x, बी की गति मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझिएगा, दूरी दे रखा है सवाल में, कितना दे रखा है 7200 किलोमीटर। यहां पर ये बताइए उड़ान ए का स्पीड में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन उड़ान बी के इंजन में खराबी हो जाने के कारण स्पीड में चेंजेस आ गया। इसका मतलब है उड़ान बी का जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, तो हमारा जो सूत्र लगता है वो दूरी पहले देरी वाला कॉन्सेप्ट में लगता है, दूरी बराबर चालों का मल्टीप्लीकेशन, चालों का गुणनफल अपॉन क्या होगा चाल का डिफरेंस। मल्टीप्लाई क्या होगा समय प्लस माइनस। अब समय प्लस माइनस क्यों होगा, क्योंकि समय क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है स्पीड की वजह से। भाई समय और चाल में इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है जब दूरी कांस्टेंट होता है। तो दूरी सवाल में दे रखा है 7200 किलोमीटर, बी की चाल चेंजेस हो रही इसीलिए बी का चाल का गुणनफल लेंगे। बी पहले एक्स चाल से चल रहा था, बाद में वो 5/6 एक्स हो गया, तो 5/6 इंटू एक्स अपॉन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो x माइनस 5/6 इंटू एक्स। और समय का डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो b से 1 घंटा ज्यादा समय ले रहा था a, अब b जो है a से 36 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। इसका मतलब है 1 घंटा 36 मिनट का दोनों के तय किए गए दूरी जो है वो चाल के वजह से क्या हो रहा है चेंजेस आ रहा है। दैट मीन्स 1 घंटा 36 मिनट को मैं 96 मिनट लिख सकता हूं, और आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देता हूं। यहां से कैलकुलेशन हल करेंगे क्या आता है देखते हैं। x का वैल्यू तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 5/6 x अपॉन 6 में 1 कम, 6 में 5 कम हो जाएगा, x/6 आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 96/60। x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पहाड़ा से 12 बार में 60 कैंसिल हो जाएगा, 60 96 के पहाड़ा 96 के लिए 12 का पहाड़ा 12×8 96। तो यहां पर मिला मुझे 7200 बराबर x मल्टीप्लाई 8। तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है जी 900, और x से ही क्या है b की वास्तविक स्पीड है, तो सवाल में हम 900 जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से चीजें हम जल्दी से हल कर सकते हैं कि b की जो स्पीड है वो 900 किलोमीटर पर आवर होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सीजीपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल।
देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% ज्यादा है को कितने समय में पार करेगी? यही सवाल तो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लाइन के अनुसार हम क्या करेंगे सवाल में, देखिए पहले तो रेलगाड़ी, जो पहली रेलगाड़ी उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। रेल की लंबाई मान लेते हैं सपोज x मीटर में है। रेल की चाल क्या होता है? रेल की चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है जी? समय। तो रेल की लंबाई बटे पार करने में लगा समय, यही फार्मूला रखते हैं, ध्यान रखना। तो रेल की चाल हमको दिया है 90 किलोमीटर पर आवर और रेल एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाता है और रेल की जो डिस्टेंस है वो नहीं पता, तो x मीटर मान लेते हैं और वो 24 सेकंड में पार कर जाता है। ये 24 सेकंड में है और ये जो x है वो मीटर में है और इधर जो स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी 90 गुणा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू x/24। यहां से रेल की दूरी निकल रही है, बाद में बोला 40% ज्यादा है तो वो निकालेंगे कितना है उसको। ठीक है जी, 18 एकम 18 पंचे 5 पंचे 25, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा x। रेल की दूरी हो जाएगा 600 मीटर। लेकिन दूसरी रेल की दूरी क्या होगी? दूसरी रेल की जो लंबाई होगी वो 600 में 40% ज्यादा है, मतलब 140/100, 20 कट गया, 14 छक्के 84, 840 मीटर का हो गया। अब वो बोल रहा है कि भाई उस रेलगाड़ी द्वारा 840 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, चूंकि दूसरी रेलगाड़ी क्या है खड़ी है, इसीलिए रिलेटिव स्पीड नहीं आएगा। अभी भी यही फार्मूला लगेगा, रेल की चाल बराबर, अब देखो रेल की लंबाई स्वयं को तो पार करवाएगा लेकिन दूसरी रेलगाड़ी वो भी खड़ी है तो उसकी भी डिस्टेंस को पार करवाया जाता है और कितना समय लगेगा उसको पूछ रहा है। ठीक है जी, ये मीटर में है, हम इसको सेकंड में ले लेते हैं और ये किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या कर लेते हैं इधर 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी आपका 25 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 40 अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा 14 40 को हम अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175.25 छक्के 150, तो 57.6 सेकंड लगेगा, जो कि ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पर है। तो इस तरह से चीजें हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी रेलगाड़ी का सवाल है लेकिन इसमें देखिए रिलेटिव स्पीड, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर गतिमान है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है को 8 सेकंड में पार कर जाती है। 8 सेकंड में पार कर जाती है, वाह। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दोनों अब क्या है गतिमान है एक दूसरे की ओर। तो जब दोनों रेलगाड़ी गतिमान है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल में मान लेता हूं क्या है, दूसरी रेल की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब रिलेटिव स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, पहले लाइन से बोल रहा है कि भाई देखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, एक खंबे को 15 सेकंड में पार की है और वो उतने ही लंबे रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। तो पहले की कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल आएगी, तो रेल की चाल कैसे आएगी, 150 बटे कितना सेकंड दिया है जी 15, तो 150 बटे 15, ये मीटर में है ये सेकंड में, रेल की चाल हो गई। ठीक है, तो यहीं से निकाल लो पहली रेल की चाल। पहली रेल की चाल बराबर क्या होगा, रेल की लंबाई बटे पार करने में लगा समय 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसीलिए हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, रेल की क्या हो गई चाल हो गई, पहली रेल की चाल। और दूसरी रेल की चाल हमने मान रखा है क्या, x किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान है, इसीलिए जो सापेक्षिक चाल होगा
वो 36 प्लस एक्स बराबर में 150 मीटर अपनी स्वयं की लंबाई है और उतना ही लंबाई का एक और ट्रेन है, तो 150 बटे पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है। मिनट नहीं है, सेकंड है। 8 सेकंड का समय लगता है। तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। चलिए 36 प्लस एक्स बराबर 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5। जो जो जिससे जिससे कटेगा काट सकते हैं हम धीरे से, ध्यान दीजिएगा। तो हम 5 के पहाड़ा से 5 छक्के 30, 60 बार में कट गया। ओके जी। 4 के पहाड़ा से 4 दूनी और 4 15 बार में कट गया। 2 के पहाड़ा से 9 बार में, 15 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 135 और इधर आया है 36 प्लस एक्स। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 135 में 36 घटेगा तो 99 किलोमीटर पर आवर सवाल का जवाब होगा। कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इस तरह से जो चीजें हैं सॉल्यूशन हम जल्दी से कर सकते हैं। आइए जी, बढ़िया बढ़िया सवाल रखा गया आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा। ये सब सवाल आपके पीएससी के लेवल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पीएससी का लेवल जो होता है कठिन सवाल बहुत कठिन से पूछता है। सरल सवाल को तो सब बनाएंगे, लेकिन कठिन सवाल के लिए थोड़े से आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। उस कठिन सवाल का प्रैक्टिस सेट आपको लिए हमने लेकर आया है। तो आइए समझते हैं अगला सवाल। स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल है, मान लेता हूं x 30 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल है उसको हम मानते हैं y 7.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल में अनुकूल चाल जो मानेंगे वो ध्यान रखिएगा। अनुकूल चाल को हम मानते हैं a और प्रतिकूल चाल को हम मानते हैं b। प्रतिकूल चाल मतलब ये है अपस्ट्रीम और ये है क्या जी, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो चाल है वो होता है हमारा a और अप स्ट्रीम की चाल होता है वो होता है b। a बराबर हम लोग फार्मूला लगाते हैं x प्लस वाई और b बराबर हम फार्मूला लगाते हैं x माइनस वाई, मतलब ये x और y के डाटा को। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा जी, 30 प्लस 7.5, तो वैल्यू हो जाएगा 37.5। ओके जी। भाई जाएगा आएगा उसकी चाल तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पानी गतिमान होता है इसलिए सापेक्षिक चाल लगता है। और जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगे, नाव भी जाएगा और पानी भी जाएगा, तो चाल उसकी जुड़ जाएगी। और b बराबर क्या होगा, जब वो 30 किलोमीटर पर आवर को चाल को अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर को उसको काटते आना पड़ेगा, दैट मीन्स 22.5 किलोमीटर। सवाल ने आगे बोला है एक नाव धारा द्वारा बिंदु A से B तक जाएगा। बिंदु A मान लेता हूं ये है और B मान लेता हूं ये है। बिंदु A से कहां तक गया, वो B तक गया और B से वापस आ गया A तक, और टोटल डिस्टेंस है 90। इसका मतलब है जाने और आने की दूरी समान हुई कि नहीं, दूरी समान हो गई। तो देखिए दूरी बराबर फार्मूला लगाते हैं, जब दूरी समान हो जाता है तो औसत चाल इनटू समय। अब A और B तो हमने पहले ही निकाल लिया है, औसत चाल है ये 2AB अपॉन A प्लस B। तो यहां पर जाने और आने के टोटल डिस्टेंस है 90, तो मतलब एक साइड से 45 किलोमीटर है। भाई जिस बिंदु से गया उसी बिंदु में आ गया और टोटल 90 है, मतलब एक साइड से 45 दूसरे साइड से भी 45, तब जाकर 90 होगा। तो कुल दूरी को यहाँ पर रखिए, कुल दूरी बराबर क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस B। तो कुल दूरी हमारे पास 90, 2 मल्टीप्लाई A का वैल्यू क्या है 37.5 और B का वैल्यू क्या है 22.5 अपॉन A और B को घटाऊंगा जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा जी 37.5 प्लस में 22.5 मल्टीप्लाई कितने घंटे का समय लेता है, उसी को सवाल में पूछा है जी। चलिए तो 90 किलोमीटर में है ये, और ये भी सब किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको बस एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। 37.5 मल्टीप्लाई, अभी गुणा नहीं करेंगे, कटना है लास्ट में, वो तो पता ही है। नीचे हल करूंगा तो दोनों जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 60 इंटू टी इक्वल टू 90। चलिए ध्यान दीजिएगा, 0 दशमलव काटूंगा 0 आ जाएगा, दशमलव काटूंगा 0 आ जाएगा। अब धनाधन देंगे आंसर, देखो कैसे कैसे कटेगा। 25 के पहाड़ा से 25 निया 225 और 25 24 600 और 0 की वजह से 0। 9 के पहाड़ा से 10 बार में 90 कट गया, 2 के पहाड़ा से 5 बार में 10 कट गया, और 5 के पहाड़ा से ये 375 भी तो कट रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25। तो यहाँ से हमारा जो टी का वैल्यू हो रहा है
वो हो जाएगा 240 अपॉन में 75। यही तो होगा, और कुछ बचा था क्या? नहीं बचा था। फटाफट फिर काट लेते हैं। तो देखिए 5 के पहाड़ा से 15 बार में और 5 के पहाड़ा से 48 बार में, तो 48/15 को हम अगर काटते हैं तो 15 तिया 45 और 3 बचा 0 के साथ 30, तो 15 दूनी 30, 3.2 आवर का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। सारे चीजें एकदम आसानी से और धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी हम बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नया सवाल, ये सवाल गजब का सवाल है, जो कि आपके पेपर के लायक सवाल है। धारा नाव से ही लिया गया है, बढ़िया सवाल है। एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान समय में धारा के प्रतिकूल 36, प्रतिकूल अनुकूल ध्यान रखिएगा, अभी बताया हूं प्रतिकूल अनुकूल ए और बी मानेंगे। अनुकूल चाल मतलब डाउन स्ट्रीम को ए और प्रतिकूल अप स्ट्रीम को बी मानेंगे। तो सवाल बोल रहा है धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नाव धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और अनुकूल में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बेहतरीन सवालों में से एक। यहीं से देखो, प्रतिकूल 27 किलोमीटर को प्रतिकूल चाल मतलब बी और 33 किलोमीटर को अनुकूल चाल मतलब ए से वो क्या करता है? 6 घंटे में तय करता है। और सवाल ने आगे और बोला है कि समान समय में प्रतिकूल में 36 और अनुकूल में वो 22 किलोमीटर की चाल से वो तय करता है, तो भी कितने घंटे का समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। नाव धारा के प्रतिकूल 36 जाएगा 44 आएगा, तो बात की स्थिति है ये देखिए, यहां से ए और बी का वैल्यू दोनों कंडीशन में समान है। या तो आप यहां पर अपने कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम चीजों को हल कर सकते हैं, या तो हम ये देख सकते हैं ए और बी का मान क्या ले ताकि वो 6 आ जाए, क्योंकि यहां पर भाग होगा कहीं ना कहीं ए और बी से, तभी वो 6 दिखाएगा। क्लियर है? तो बी से अगर मैं मान लेता हूं, बी को 9 लेता हूं और ए को, भाई देखो इसके कहीं ना कहीं फैक्टर में होगा तभी तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, अगर फैक्टर में नहीं होगा तो डेसिमल वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा कट कर वो। तो इसीलिए मैं क्या कर लेता हूं, ए बराबर 11 ले लिया और बी बराबर मैं 9 लेकर चेक कर लेता हूं। ए बराबर 11 और बी बराबर मैं 9 लेकर चेक कर लेता हूं। क्या दोनों समीकरण संतुष्ट है? देख लेते हैं एक बार संतुष्ट है कि नहीं। 11 लिया तो यहां पर 11 रखूंगा, तो इक्वेशन को मैं सेटिस्फाई करवा लेता हूं। चलो 27 बटे क्या रखूंगा? बी का मान है 9 प्लस 33 बटे क्या रखूंगा? 11 बराबर में 6 है। तो 27 को 9 से भाग दूंगा 3 और 33 को 11 से भाग दूंगा तो 3। तो बताइए LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। मतलब ए का मान 11 और बी का मान 9 होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ए का मान 11 और बी का मान 9, तो यहां से इजीली तरीके से धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाएगा, मतलब 36 किलोमीटर जाएगा बी चाल से और वो 44 किलोमीटर आएगा ए चाल से। तो समय कितना लगेगा? तो भाई समय बराबर दूरी बटे चाल ही तो होता है। तो दूरी 36 है, चाल भी है, दूरी 44 है, चाल ए है, दोनों का समय को जोड़ने बोल रहा है, जोड़ देंगे हम। तो 36 बटे क्या कर लेता हूं? 9 और 44 बटे क्या कर लेता हूं? 11। तो 9 को से भाग दूंगा 36 को 4 और 11 44 से भाग दूंगा, 44 को 11 से भाग दूंगा तो 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा जी? 8 घंटे का टोटल टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। इतने इजी तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, एलसीएम एचसीएफ का भी गजब का सवाल रखा गया है। दो संख्याओं का एलसीएम 225 और एचसीएफ है 5। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या है? बहुत बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहां से बार बार रिपीट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। हम ये रूल लगाते हैं दो संख्या के साथ, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही रूल लगाते हैं हम। चलिए जी, पहली संख्या हमारा कितना है? 25। दूसरी संख्या हमारा क्या है? नहीं मालूम, इसी को तो पूछा है उन्होंने। एलसीएम दे रखा है सवाल में 225 और एचसीएफ दे रखा है सवाल में 5। तो कटेगा तो काट लेते हैं। 5 के पहाड़ा से 5 बार में कट रहा है, 5 के पहाड़ा से ये 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। तो दूसरी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। आपके लिए बेहतरीन सवाल 45 नंबर, आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? आ जाओ भाई अगला सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है और एलसीएम 24 और 168 है। इन संख्याओं का रेशियो बता दिया है 1:7। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 7 है। तो ये पहली संख्या x मान लेता हूं, दूसरी संख्या 7x। सवाल में एलसीएम दे रखा है कितना? 168 और एचसीएफ दे रखा है कितना?
24। ये सब सवाल आपके एग्जाम में इर्द गिर्द कहीं ना कहीं स्टेट एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अब ये बताओ इन दोनों का अनुपातिक रूप से एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ क्या है जी? एचसीएफ जो कॉमन होता है वही होता है, और एचसीएफ इन रेशियो में कॉमन जो है वो क्या होता है? एक्स होता है। तो एक्स बराबर एचसीएफ है, तो एचसीएफ का मान सवाल ने दे दिया है 24 है। इसका मतलब है पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या जो है वो 24 से कम 24 होगी, और दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी? 24 सत्ते 168 होगी। अब सवाल में बोला गया है कि भैया मुझे बड़ा संख्या को जवाब दो। अब दोनों को बताओ 24 और 168 में बड़ा कौन? तो बड़ी संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? 168। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया है जी सवाल में? 5, और एलसीएम कितना दिया है? गजब का सवाल है ये, ध्यान रखना, 120। दोनों संख्याओं का योग, तो एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो दोनों संख्या का योग है 55। सवाल पूछ रहा है व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए। चलिए भाई पहले x और y निकालेंगे तभी तो व्युत्क्रम का योग पता चलेगा। आइए देखते हैं। हमको मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फार्मूला लगाते हैं। अच्छा जी, एलसीएम और एचसीएफ, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमने y को माना है। एलसीएम दे रखा है 120 और एचसीएफ दे रखा है 5, तो 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। x इंटू वाई बराबर 600। क्लियर हुआ? और x प्लस वाई बराबर क्या मिल रहा है? 55। सवाल में बोल रहा है अगर उनको उल्टा करके जोड़ा जाए तो सवाल का जवाब क्या होगा? मतलब 1/x प्लस 1/y करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसको हल करेंगे तो y प्लस x ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x इंटू वाई। भाई एलसीएम तरीके से निकालेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू है 55 रख दिया, और x इंटू वाई का वैल्यू है 60, 600 रख दिया। काट देंगे 5 के पारा से 5 11 और 5 12, 120 बार में 11/120 सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर रखा है। क्लियर हो गया चीजें? चलिए आगे चलते हैं। नया सवाल। नया सवाल देखिए क्या है, गजब का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सारे सवाल एकदम चुन चुन के रखे गए हैं आपके लिए। चलिए नया सवाल है हमारा कि भैया एक 4 धावक है एक वृत्ताकार ट्रैक पर। सवाल में बोला है वृत्ताकार ट्रैक में उन लोग दौड़ रहे हैं। 4 धावक हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एक ही पॉइंट से निकलना चालू करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, इसी पॉइंट से इन लोग निकलना चालू करते हैं 4 लोग, और चारों की स्पीड अलग अलग है, लेकिन टाइम, भाई स्पीड अलग है तभी तो टाइम अलग होगा। तो टाइम क्या क्या लगता है एक चक्कर पूरा करने में? पहले वाले को 400, दूसरे वाले को 600, तीसरे वाले को 720 और चौथे वाले को 900 सेकंड का समय लगता है। सवाल बोल रहा है कि दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? वापस फिर से अगर दौड़ शुरू करेंगे तो भाई चाल अलग अलग है, मतलब समय अलग अलग लग रहा है। अब समय अलग अलग है तो पहली बार फिर से वो एक बार तो मिल के निकले हैं, अगली बार वो फिर से कितने समय बाद इसी पॉइंट पर मिलेंगे सवाल पूछ रहा है। तो वापस एक साथ मिलेंगे वाला कंडीशन है, मतलब हम क्या निकालते हैं सवाल में? एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो सवाल में हम निकालेंगे एलसीएम। इसका मतलब है हम किसका एलसीएम निकालेंगे? 400 का, 600 का, सभी ऑप्शन प्रश्न सेकंड में है कि नहीं देख लो, 720 का और 900 सेकंड का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे जी? एलसीएम। अब ये बताइए इन सभी का एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा? इन सभी का जो एलसीएम होगा उसमें क्या होगा? एलसीएम निकालना और चतुराई भरे सवाल का जवाब देना। ध्यान रखिए दोनों में अंतर है। हमने देखा कि ये जो 900 है उसमें 9 और 100 का फैक्टर है, 9 और 100 का गुणा है कि नहीं? मतलब जो भी ऑप्शन होगा उनका एलसीएम 900 से भी तो लेंगे ना, मतलब 9 के पहाड़ा में रहेगा। किसके पहाड़ा में रहेगा? 9 के पहाड़ा में। क्या ये 4209 से जाएगा? बिल्कुल नहीं। 2409 से जाएगा? बिल्कुल नहीं। 1509 से जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में जवाब क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड। तो एलसीएम निकालना और चतुराई भरी चीजों को हल करना दोनों एक ही चीज है। 9 का फैक्टर है 900 में, और ये 720 में भी 9 का फैक्टर है, 9 8 72, 9 गुणा 80, तो 9 का फैक्टर वाला ही कहीं ना कहीं एलसीएम होगा। अब 9 का फैक्टर वाला एलसीएम जो है ऑप्शन में डी पर है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से चीजें हम हल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, गजब का सवाल है, आपके पेपर में एक बार ही पूछ चुका है, हो सकता है कि आगामी पेपर में भी ऐसे पैटर्न के सवाल आ जाए। किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल है, 432, 594 और 702। 432 लीटर का एक है, 594 लीटर का एक है और 702 लीटर का एक है। सवाल ने बोला है तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के, ध्यान रखिएगा कभी भी समान मात्रा में बांटना होगा, बराबर आकार में उसको शेप देना होगा। तो उस कंडीशन में हम सवाल का निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं जी? HCF। तो HCF निकालने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है हमारा भाग विधि।
बड़े संख्या को छोटे संख्या से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 594 से 702 को डिवाइड कर देंगे तो एक बार में जाएगा 594, बच जाएगा कितना जी, 8 बच गया 0 और ये हो जाएगा 1, 108। 594 को फिर डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 5 बार में 540, बच गया मेरा कितना 54। अब 54 से डिवाइड करेंगे, जब तक नहीं कटेगा तब तक डिवाइड करेंगे। 54 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 108 आ गया। अब कंप्लीट रूप से किससे कटा जी, 54 से। अब हमारे पास एक नंबर और है 432, क्योंकि इन दोनों का HCF आया है 54। 432 को हम डिवाइड कर लेंगे 54 से। 54 से ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू, इसका HCF जो है वो 54 ही आ गया। तो 54 लीटर का बराबर मात्रा का एक पात्र लूंगा मैं। सवाल ने बोला है कितने कितने पात्रों की आवश्यकता है। तो मेरे पास एक प्रकार का तेल है 432 लीटर का। इसको मैं 54 लीटर के पात्र में अगर डालना चाहूंगा तो टोटल पात्रों की संख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। 432 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 8 पात्र सवाल का जवाब होगा। तो पहला प्रकार के तेल के लिए मुझे 8 पात्रों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी पर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए और डी में से कोई एक हो सकता है। आगे चलता हूं और मेरे पास दूसरा प्रकार का तेल का है लीटर में 594। इसको मैं 54 से डिवाइड करूंगा तो ये देखिए 540 10 बार में और 11 बार में 594, तो 11 पात्र की आवश्यकता होगी। अब 11 पात्र देखिए, इसमें 15 पात्र है तो ये भी ऑप्शन अब कट गया, ऑप्शन में मिला मुझे मात्र ए ऑप्शन। अब लास्ट के लिए निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हो आप। 702 लीटर को अगर 54 से भाग दोगे तो 13 ही आना है। तो इस प्रकार इतने पात्रों की आवश्यकता होगी, 8, 11 और 13। सवाल में कई जगह कुल करके भी पूछता है, तो सबको जोड़कर भी पूछ सकता है। कुल पात्र कितने लगेंगे, तो कुल पात्र जो है वो इन्हीं को जोड़कर निकाला जाएगा सवाल का जवाब। तो 3 और 1 4, 8 4 12 की 2, 1 1 2 और 1 3, 32 पात्र लगेंगे। कुल मिलाकर 32 पात्र, लेकिन सवाल में इंडिविजुअल नाम दिया है। ऑप्शन हमने पहले ही बी और सी को काट लिया था, एक का पात्र निकला उसके बाद। तो इस तरह से सवाल को जवाब दिया जाएगा। बेहतरीन सवालों में से एक है। आइए इस सवाल को आप लोग चलिए प्रैक्टिस करिए, देखते हैं सवाल क्या बनता है। बनाओ भाई, प्रैक्टिस करो। चलिए, एक वस्तु को रुपए 2700 में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होता है। ठीक है जी। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मान लेता हूं वस्तु का सीपी जो है वो है x। मैं वस्तु को एक बार में बेचा SP1 2700 रुपए में, पहली बार बेचा तो मुझे हानि हो गया। तो हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है मतलब वो x माइनस 2700। हानि बराबर क्या होता है जी, लॉस बराबर CP माइनस SP। ये लॉस बराबर क्या होगा, CP माइनस SP। मतलब विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं CP माइनस SP। हानि होगा उस कंडीशन में। ठीक है जी। अच्छा, अगर वो बोल रहा है कि लाभ भी हो रहा है, एक दूसरे प्राइस में बेच रहा हूं तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 10%। अच्छा भैया ये बताओ लाभ जो होगा वो किसका होगा, लाभ हमेशा CP का लिया जाता है, तो CP का ही लाभ होगा। तो x 10%, जो 10% लाभ पर बेचने पर प्राप्त होता है लाभ, उतने के बराबर जो हानि है वो है। मतलब ये दोनों समीकरण क्या है, आपस में बराबर है। इन द सेंस x माइनस 2700 इक्वल टू, ये 0 0 काट लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 10। तो हम यहां से सीधा सीधा वैल्यू को बता देंगे कि भाई x अपॉन 10 है। इसको इधर ले आइए, इस 2700 को ले जाइए, तो ये हो जाएगा x माइनस x अपॉन 10 इक्वल टू माइनस 2700 हो जाएगा, 2700 पॉजिटिव में। ये 9x बटे क्या हो जाएगा 10 बराबर 2700। तो 9 के पहाड़ा से 300 बार में कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 3000। x बराबर क्या हो जाएगा जी 3000। तो 3000 सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से इस लेवल से आपको सवाल पूछा जा रहा है पेपर में। आइए गजब का सवाल एक और, ये सवाल आपके SSC CGL में पूछा गया सवाल है। देखिए थोड़ा प्रयास करिए बनाने का। चलते हैं फिर बनाते हैं इस सवाल को। आइए देखते हैं भाई, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ प्रतिशत 65% हो जाता है। गजब का सवाल है, बेहतरीन सवाल। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना है और क्रय मूल्य 2 गुना है
तो लाभ का परसेंट है 65%। ये बताइए लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या होता है जी 100%। यही होता है कि नहीं? कॉम्बिनेशन में वही दिया है। ओके जी, चलिए तो हम 65% को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, देखिए 65% बराबर क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो चुका है 3 गुना और सीपी क्या हो चुका है 2 गुना अपॉन क्या होगा 2cp इंटू क्या होगा जी 100%। यही कैलकुलेशन होगा जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो सवाल दिया है। तो परसेंटेज तो कट गया। अब उसके बाद और तो कोई कट नहीं रहा, ये 2 का गुणा 65 से होगा, 65 दूनी 130 cp। अच्छा जी, 100 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 300 sp माइनस 200 cp, यही होगा। अच्छा जी, सीपी को सीपी के तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 330 cp बराबर 300 sp। 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़ा से 10 बार में, 3 के पहाड़ा से 11 बार में कट गया, तो 11 cp इक्वल टू 10 sp, यही हुआ। तो cp और sp का रेशियो निकालूंगा तो क्या मिलेगा 10/11, मतलब 10 के सामान को 11 रुपए में बेचा जा रहा है। सीपी और एसपी का एक्चुअल रेशियो आ गया 10:11, 10 के सामान को 11 में बेचा जा रहा है। तो यहां पर लाभ प्रतिशत जो आएगा वो क्या होगा जी 11 माइनस 10/10 मल्टीप्लाई 100%, यही तो होगा। तो 1 0 0 कट गया, 1/ कुछ नहीं मिला, तो सीधा सीधा हम हल कर सकते हैं कि भैया 0 0 मेरा कट गया और ऊपर में घटाया तो 1 आया, मल्टीप्लाई 10 बचा है, तो 10 एक कम 10% मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। गजब का सवाल है, बेहतरीन सवालों में से एक है। आइए चलते हैं जी अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 12 पेनों का सीपी, 12 पेन का सीपी और 8 पेन के एसपी के बराबर है। 8 पेन का एसपी के क्या है बराबर है, तो सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। तो यहां पर एसपी को ट्रांसफर कर दो, इधर से सीपी को 12 जो है उसको ट्रांसफर कर दो, तो सीपी अपॉन एसपी जो बनेगा वो हो जाएगा 8/12। भाई गुणा से ट्रांसफर होगा तो भाग में ही जाएगा वो। ठीक है जी, 8 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेचा गया, इसका मतलब लाभ कितने का है 4 का है। परसेंटेज लाभ निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज लाभ 4 रुपए का लाभ 8 रुपए में मल्टीप्लाई 100%। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पचासम 100, 50 बार 50% सवाल का जवाब। तो 50% कहां पर है जी, ऑप्शन नंबर सी पर है। बेहतरीन सवाल जो आपके व्यापम में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जब भी कोई बेईमान दुकानदार आएगा उसको हमेशा लाभ होता है और लाभ प्रतिशत बराबर निकाला जाएगा। यहां पर सीधा सीधा मैं लिख देता हूं त्रुटि अपॉन, नीचे रखेंगे हम लोग गलत मान, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है जी, गलती कितना हुआ, वो सामान को 1000 ना दे करके वो सामान को दे रहा है 960, मतलब उसको त्रुटि कर रहा है वजन में 40 ग्राम का। 40 ग्राम का क्या कर रहा है वो त्रुटि कर रहा है, तो त्रुटि हो जाएगा 40, नीचे गलत वैल्यू क्या है 960, 960 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से। 0 से 0 कट गया, 4 एक कम 24 चौक 96, 4 के पहाड़ा से 25 चौक और 4 के पहाड़ा से 6 बार में, तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। भाई 25 को 6 से भाग दोगे 6 चौक 24, 1 बचा 6 से भाग दे रहे हैं, 4 सही 1/6%। तो 4 सही 1/6% सवाल का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये बेहतरीन टाइप है जो कि क्या करता है, दुकानदार वजन में क्या करता है, गलत करता है। तो त्रुटि बटे गलत मल्टीप्लाई 100%। अब गलत मान हमारा 960 ग्राम है, त्रुटि क्या हुआ है 40 ग्राम का, 1000 के स्थान पर वो 960 देना था लेकिन 40 ग्राम ही दिया। आइए वह संख्या, परसेंटेज का सवाल है, वह संख्या जिसका 12.5% 175.5 है तो क्या होगा। देखिए भाई 12.5% 12.5%
175.2 सॉरी 5.5 ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो जी, देखो, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना भाई, 351/2 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 351/2 मल्टीप्लाई 1/12.5 हो जाएगा। अब सवाल में बोला है संख्या क्या है, मतलब वो 100% होगा, तो 100% जो होगा वो होगा 351/2 मल्टीप्लाई 1/12.5 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा जी, 100 से। ओके जी, दशमलव हटाऊंगा, ऊपर क्या आएगा, एक जीरो आ जाएगा। 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 100% बराबर मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20 की शून्य, हाथ में आया 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1404 ऑप्शन में कहाँ पर है, ए पर है। तो इस तरह से चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आ जाओ जी, किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाती है तो इसके खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि वस्तु का खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े इसके लिए फार्मूला जो होता है वो ध्यान रखिएगा। खर्च बराबर क्या होता है ये बताइए पहले। खर्च बराबर होता है मूल्य मल्टीप्लाई खपत, यही होता है, ठीक है जी, मूल्य मल्टीप्लाई खपत। अगर मैं खर्च को कांस्टेंट रखूंगा, इसका मतलब है अगर मूल्य बढ़ेगा तो मुझे खपत को कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है मूल्य और खपत में जो संबंध हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन का संबंध हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए मूल्य जो है वो पहले 100 था, क्या हो गया जी, 15% वृद्धि, तो ये 115 हो गया। अब इसी को मैं खपत में निकालना चाहूंगा तो इस डाटा को पलट सकता हूं कि नहीं, क्यों, क्योंकि मूल्य और खपत का रेशियो क्या है, उल्टा है। तो ये जो मूल्य है, खपत है, पहले 115 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा कितने की कमी आ रही है, 115 पहले हो रहा था, अब 100 होने लगा। ये पुराना है और ये नया है। तो भाई पहले 115 खपत हो रहा था, अब 100 खपत हो रहा है, तो कमी आ गई, 15 की कमी, परसेंटेज कमी पूछ रहा है वो। तो 15 की जो कमी है कितने में हुई है, 115 में, मल्टीप्लाई 100%, 5 तिया 15 और 5 23 115, तो 300/23, 300/23%, 23 चौक 92। तो 100 को अगर भाग देते हैं 23 से तो कितना आता है, 23 चौक 92। तो ये हो जाएगा 4 4 4 16, 17 से ही कुछ आएगा वैल्यू, देखो कहीं पर दिखा रहा है क्या, सॉरी 13 से ही कुछ आएगा वैल्यू। 4 4 4 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, 13 से ही 1/3 23%। तो ये हो जाएगा 13 से ही 1/23%। आइए सवाल अच्छा है फिर से। यदि किसी पुस्तक का मूल्य 25% घटाया गया और फिर उसको 20% बढ़ा दिया गया तो पुस्तक की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। मूल्य में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन एकदम इजीस्ट वे से निकाल रहा हूं। मूल्य में परिवर्तन +-x +-y +x × y/100, इसी वैल्यू पर रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो सवाल में प्लस किसको बताएगा, वृद्धि को, और माइनस किसको बताएगा, कमी को। पहले 25% घटाया गया मतलब -25, उसके बाद 20% बढ़ाया गया तो प्लस का 25 प्लस -25 मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस का, उसके बाद 20% बढ़ाया गया है ना, तो प्लस का 20 होगा ना ये, उसके बाद ये होगा +20/100, यही वैल्यू रख देंगे x और y का। पहले 25% घटाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, 25% घटाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, इंटू 25 माइनस इंटू 20/100। चलिए इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, बीच में प्लस है, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा 500 माइनस में अपॉन 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, माइनस और माइनस कितना परसेंट हो जाएगा जी, 10% की, माइनस में 10 आ रहा है ना, -5 और -5, ये माइनस है ना क्योंकि यहाँ पर ऐसे, तो -5 और -5 कितना हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। कमी क्यों, क्योंकि आंसर में क्या आया है, निगेटिव सिंबल आया है, तो 10% की कमी ऑप्शन नंबर सी पर होगा। तो इस तरह से क्या कर दिया गया है, सॉल्यूशन कर दिया गया। ओके जी, वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, पहले वो घटाया गया फिर बढ़ाया गया,
ठीक है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाओ जी, सवाल क्रमांक अगला। यदि संतरे बेहतरीन सवालों में से एक है, सारे सवाल वैसे तो इंपॉर्टेंट सवाल ही रखे गए हैं, लेकिन ध्यान रहे कैसे बनाते हैं, किस तरह से जल्दी बनाते हैं, ध्यान रखना। यदि संतरे के दाम में 30% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति 208 रुपए में 12 संतरे कम खरीद पाता है, तब एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? सॉरी, एक संतरे का वास्तविक मूल्य, ध्यान रहे मूल्य में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। तो ये मान लेता हूं पुराना मूल्य और ये नया मूल्य, ध्यान रहे ना। खपत जो हो रहा है 208 रुपए वो कांस्टेंट है, 208 रुपए ही खर्च कर रहा है। तो जो मूल्य है वो क्या हो रहा है? मूल्य पहले 100 था, सपोज ये 130 हो गया, 30% बढ़ गया। दाम मतलब प्राइस, मूल्य, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10:13। अभी एक सवाल में आपको बताया है कि खर्च बराबर क्या होता है जी? मूल्य मल्टीप्लाई खपत। मूल्य मल्टीप्लाई क्या है जी? खपत है। आपको सवाल में बताया गया है मूल्य मल्टीप्लाई खपत। यदि मेरा खर्च जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, तो मूल्य अगर बढ़ गया तो खपत कम होगा। इसका मतलब है मूल्य और खपत में, प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्सली प्रोपोर्शन का संबंध है। बिल्कुल जी। तो मेरा जो खपत का रेशियो आएगा वो क्या जाएगा? 13:10। अब ध्यान से समझो, यहां से खपत में कितने की कमी आई? तो यहां से रेशनल रूप में 3 की कमी आई। कमी कितनी आई खपत में? 3 की। सवाल में बोला गया है 12 संतरे उसको कम मिले। संतरे की खपत न्यूमेरिकल डाटा में दिया 12, इसका मतलब है 3x बराबर 12 हो गया। मतलब x बराबर कितना आएगा? 4। तो ये बताइए यहां पर पहले खपत कितना हो रहा था? 13 चौक 68 खपत हो रहा था। अब कितना खपत हो रहा है? 10 चौक 40 खपत हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 13 चौक 52 होगा, 68 नहीं, तभी तो बोल रहा था कैसे होगा। 13 चौक क्या होगा जी? 52। पहले 52 खपत हो रहा था, अब 12 कम 40 खपत हो रहा है। सवाल ने क्या पूछा है? संतरे का वास्तविक मूल्य, मतलब यही पुराना वाला मूल्य को ही वास्तविक मूल्य बोलते हैं। तो वास्तविक मूल्य क्या होगा जी भाई? मूल्य बराबर क्या होगा? रुपए अपॉन वस्तु। तो 208 रुपए में 52 संतरे खरीद के लाता था वो। संतरों की संख्या निकाल लिए तो आसान हो जाएगा ना अब तो मूल्य निकालना। तो 208 रुपए में 52 संतरे खरीदता था। इसका मतलब है एक संतरे कितने का आएगा जी? देखो रुपए का आएगा 4 रुपए का एक संतरे। तो ऑप्शन में कहां पर है? 4 रुपए। भाई 208 को 52 से भाग देंगे, 52 चौक 208, सीधा सीधा कट जाएगा। तो 4 रुपए एक संतरे का वास्तविक मूल्य। यही पर अगर नया मूल्य पूछेगा तो यहां पर करना 208 भागित 40, तो वो नया मूल्य बता देगा। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला नहीं, एक ही रेशियो से चलिए काम। यही काम कर रहा है जो कि हमने पहले ही आपको बता रहे हैं। तो ये 52 संतरे पहले खपत होता था 208 रुपए में, तो पहले जो प्राइस है वो 4 रुपए पर संतरे के हिसाब से मिल रहा था। आ जाओ जी, बेहतरीन सवालों में से एक, इसके लिए भी एक बढ़िया तरीका बताऊंगा। एक परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में, देखिए ये सर्कल मेथड से बताऊंगा इसको, गजब का तरीका है, ध्यान रखिएगा। मैथ्स का ये कॉलम है और एक सवाल दिया होगा इंग्लिश का, तो इंग्लिश का ये कॉलम बना लेता हूं, ठीक है। 34% गणित में, मैथ्स का कितना परसेंट है? 34, और इंग्लिश का कितना परसेंट है? 42%। अंग्रेजी क्या हुए हैं? फैल हुए हैं। ये फैल वाले हैं दोनों के दोनों। 20% प्रतियोगी दोनों विषय में फैल हुए हैं। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फैल हुए हैं 20% लोग। सवाल बोल रहा है कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में पास हुए हैं। फैल को डाटा दिया है लेकिन पूछा पास को है। तो ये जो आंकड़े बनाऊंगा वो मैं भी फैल का ही बनाऊंगा। एक ही रेशियो का बनाइएगा, चाहे आप फैल से बनाओ चाहे पास से बनाओ। उत्तर हम घटाकर ले सकते हैं 100 से घटाकर, ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि दोनों मिलाकर 20 है। बीच वाले डाटा दोनों कॉमन चीज को पहले रखिएगा। तो यहां पर हमने 20% इंग्लिश और मैथ्स कॉमन वाला है, ये कॉमन है, ठीक है जी। उसके बाद मैथ्स में 34 है, तो 20 तो मैथ्स के अंदर में पहले से आ गया है। 34 बनाना है, मतलब 14 मुझे क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। 34 में 20 को घटाइए, कितना आएगा? 14। वैसे ही मुझे इंग्लिश में 42% फैल है, तो 20 तो पहले ही इंग्लिश में कैलकुलेट हो चुका है, तो मेरा 22 जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर इंग्लिश का फैल वाला डाटा होगा। ये फैल को हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सवाल में देखिए टोटल फैल कितने हैं, ये सबको ऐड कर दीजिए। कुल फैल हो जाएगा 14 और 20, 34, 34 और 2,
36 और 20, 56% लोग फेल हैं। तो भैया एक स्कूल में 56% लोग फेल हैं तो पास कितने लोग होंगे? 100% विद्यार्थी में से 56% लोग फेल हैं तो 44% लोग क्या हो जाएंगे जी? पास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है और इतना जल्दी तरीके से हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीच वाले को पहले रखिएगा, उसके बाद जो उनके आंकड़े हैं टोटल मिलाकर 34 होना है मैथ्स को, तो 20 और 14 34 हो गया, इसलिए बाहर में डाटा हम 34 से घटाकर बीच वाले को रखेंगे। वैसे ही 42 से घटाकर 20 को रखेंगे तो बाहर में जो है 22% आ जाएगा। तो इस तरह से सबको जोड़ देंगे, जो डाटा मिलेगा वो किसका डाटा को दिखाएगा? वो जिसका आपने टेबल बनाया है। हमने टेबल फैल को लेकर बनाया है तो फैल का डाटा हो गया सब चीज। ठीक है जी, तो हमने पास को पूछा है सवाल ने, 100% से घटाकर पास का आंसर ले लेंगे। आ जाइए सवाल क्रमांक, चुनाव करवाना है। चुनाव वाला भी बेहतरीन सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए भाई, चुनाव के जब सवाल आएंगे तो 2 ही उम्मीदवार सवाल में होते हैं, एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, वैध अवैध मत की बात करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, सिखाते हैं आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो भैया वोट डाले कितने लोग? वोट डाले कितने लोग? कुल का 90% लोग। और नहीं डाले वोट नहीं डाले कितने लोग? वोट नहीं डाले 10% लोग। कुल का ध्यान रखिएगा। 60 मत अवैध घोषित हो गया। अवैध कितना घोषित हो गया? 60। तो वैध मत कितना है? वैध मत जो होगा वो 90% माइनस 60, यही होगा कि नहीं? यही होगा कि नहीं? यही होगा। लेकिन अभी इसको मैं नहीं लिख रहा हूं ना, इसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हारने जीतने में डायरेक्ट परसेंट बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आगे क्या बोलता है देखो, 60 मत अवैध घोषित हुए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मिला, कुल मत का बोल मिला। तो जीतने वाला अगर कुल मत का 47 पाया है परसेंट में, तो हारने वाला कितना पाएगा? देखो भाई, 10% लोग ने तो डाला ही नहीं, 90% लोगों ने वोट डाला। लेकिन सवाल में बोला है कुल मत का, मतलब 100% जो मत था उसमें से 47 पा गया जीतने वाला, और 10% तो क्या है हमारा, वोट डाला ही नहीं। अब वैध मत, अवैध 60 हो चुका है, तो वैध मत में 90% में कितना कम होगा? 60 कम, यही वैध मत होगा, यही से हार जीत होगा। अब इसमें से 47% ये पा गया है, तो 90 में से कितना परसेंट बच गया जी? 90 से 47 ये पा गया है, तो 90 से मेरा कितना बच जाएगा जी? 40 और 3 43% माइनस का 60। ये माइनस का 60 कहां से आया, समझ में आया? क्योंकि ना तो अवैध मत को हारने वाला पाएगा और ना ही जीतने वाला पाएगा। लेकिन जीतने वाले को सवाल ने बोल दिया टोटल मत का 47 है, तो हारने वाला जो है अवैध मत, वो 43 तो पाया, लेकिन 43 में 60 कम पाया है क्योंकि अवैध है वो, तो अवैध को पाएगा नहीं वो। हार जीत जो होगा इन्हीं दोनों के बीच होगा, इन्हीं मतों पर, क्योंकि अवैध मत तो काउंटिंग से बाहर है, तो इन्हीं दोनों में हुआ है। तो 47% पाया है और एक पाया है 43% माइनस का 60। यही क्या बता रहा है? हार जीत को बता रहा है। तो इतने मत से जीता है। हारने या जीतने वाली बात करता है तो हम हमेशा वोट के डिफरेंस को देखते हैं, एक हारने वाला और जीतने वाले के बीच कितने का डिफरेंस है उसको। तो यहाँ से क्या आ रहा है जी, 47 में 3 गया तो क्या हो जाएगा? 4%, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 60। और ये जो वोट जीता है वो 308 वोट से जीता है, मतलब ये जीत जो है वो 308 वोट से हुई है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी? अब बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा जी, ये 60 को इधर भेज दीजिए। तो 4% किसका है? टोटल वोट का ही है। 4% जो है वो किसके बराबर होगा? 308 में 60 घट गया तो आपका हो जाएगा 8, 10 में 4, 248। चलिए काटिए, 4 एकम 4, 4 छक्के दूनी। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ रहा है? 100 का मल्टीप्लाई 62 से होगा तो 6200 मत आ रहा है कुल। यही क्या है? कुल मत है, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन ए पर दे रखा है। बढ़िया सवाल था, 1 नंबर का सवाल था। आइए चलते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट, ये देखिए घातांक करनी से लिया गया सवाल है, इनका औसत से लिया गया सवाल है, इनका एवरेज पूछा जा रहा है। इनका क्या पूछा जा रहा है? एवरेज। तो एवरेज क्या है भाई? आइए समझते हैं। तो एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर क्या होगा? 3 का पावर 20, 3 का पावर 30
और 3 का पावर 40 को जोड़ेंगे और पदों की संख्या कितनी है, 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। तो यहाँ से हम केवल और केवल 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि नीचे में एक ही बार 3 है, तो एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा 3 का पावर 19, 3 का पावर 29 और 3 का पावर 39। नीचे होगा 3 से डिवाइड, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 19, 3 का पावर 29 और 3 का पावर 39। गजब का सवाल था ये। सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी पर पड़ा है। तो इस तरह से औसत बोलता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, बस इतना ही। गजब का सवाल है। 50 संख्याओं का औसत 38। तो पहले तो औसत के बारे में आपको बता देते हैं कि औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है। अगर मैं पदों का योग करता हूं तो क्या मिलता है, औसत मल्टीप्लाई पदों की संख्या। तो 50 संख्या का औसत जो है वो 38 है, ठीक है जी। तो 38 का 50 से मल्टीप्लाई, योग से काम चलेगा इसलिए मैं योग करके अलग से नहीं लिख रहा हूं। 38 का 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 40 की शून्य, हाथ में आया 4, 5 दिया 15 और 4 19, ये हो गया, ठीक है जी। 1900। दो संख्याओं को छोड़ा गया, 45 और 55 को, मतलब 100 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मेरे पास टोटल सम कितना आ गया, 1800। लेकिन ये जो टोटल सम है वो दो संख्या में घट चुका है, मतलब 48 लोग हुए। 48 का औसत जो है, 48 का योग जो है वो आ गया 1800। अब वो पूछ रहा है औसत क्या है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा जी, 1800 बटे में कर लेंगे 48। चलिए पहाड़ा से काटे, 12 के पहाड़े से 12 चौक 48, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, 150 बार में 37 पॉइंट क्या हो जाएगा जी, 5। तो औसत जो है वो क्या हो जाएगा, 37.5। कहाँ है औसत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से चीज़ें हम हल करेंगे। ओके जी, ठीक है, नोट करिए, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान था, योग के माध्यम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थी का एवरेज है 56, 120 विद्यार्थी का एवरेज है। कुल विद्यार्थी हमारे पास, कुल विद्यार्थी है 120। ध्यान से समझना ना, विद्यार्थी का औसत भार है 56, कुल औसत 2 दे रखा है। इसको एलिगेशन से बनाएंगे, धनाक से निकलेगा 56। यदि लड़कों का औसत, देखिए बॉयज का एवरेज दे रखा है 60 और गर्ल्स का एवरेज दे रखा है 50 और कुल मिलाकर एवरेज है 56। तो हम क्या करेंगे भाई, एलिगेशन लगाएंगे, इधर से घटाया गया इधर 6 आ गया, इधर से घटाया क्या आ गया 4। तो इनका संख्या का जो रेशियो आया है एलिगेशन में, औसत को घटाने पर यहाँ पर क्या आ गया, संख्या का रेशियो आ गया। तो ये हो गया हमारा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2 आ गया। अब मेरे पास कुल कितने हैं, 120 है। सवाल पूछ रहा है बॉयज और गर्ल्स की संख्या, तो बॉयज कितने होंगे, तो 120 में 3/5, 5 के पहाड़ा से 24 बार में 24 तिया। गर्ल्स कितने होंगे, गर्ल्स हो जाएंगे मेरे, कितने हो जाएंगे जी, 72 है तो 48, 120 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये 48। तो 72 और 48 का कॉम्बिनेशन आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है। चीजें समझ में आ रही है, एकदम इजीली तरीके से हम हल कर पा रहे हैं। आइए नया सवाल, एम एन और ओ का एवरेज 54, 3 लोगों का एवरेज, तो 3 का औसत योग जो होगा वो क्या होगा, m + n + o बराबर 54 kg मल्टीप्लाई 3। तो 54 तिया क्या हो जाएगा, 162, 50 तिया 150, 4 तिया 12, 162। n और o का औसत, n और o का योग जो होगा वो क्या होगा, औसत मल्टीप्लाई पदों की संख्या, तो ये हो जाएगा 100 और 116, 58 दूनी 116। o और m का जो औसत है तो इनका योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, औसत गुणित पदों की संख्या, ये हो जाएगा 102। औसत योग ऐसे ही निकालेंगे। तो m और n का औसत क्या होगा, तो m और n का योग निकालेंगे तभी तो बनेगा। m और n का योग निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखते हैं भाई। तो यहां से इस पहले समीकरण, दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण में ध्यान दीजिएगा,
मैं पहला और दूसरा को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो m प्लस n प्लस o बराबर 162 है। उसमें n और o को मैं घटा रहा हूं, ये कितना है 116 है। तो यहां से मुझे घट गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाता है। तो m का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, m का वैल्यू मिल जाएगा 12 में 6 गया तो 6 और 6 में 2 गया तो 4, 46। और मैं अगर पहला और तीसरा को लेता हूं तो क्या होगा, ये तो पहला दूसरा का m का वैल्यू हो गया, m प्लस n प्लस o बराबर 162 है। तो o और n को m को अगर मैं घटाता हूं, ये 102 है ना इन दोनों का योग, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो m प्लस में m माइनस में, o प्लस में o माइनस में, n बच गया बेचारा, बराबर 60 हो जाएगा। n बराबर 60 और m फॉर मंकी बराबर 46। रेशियो औसत पूछा है, m व n का औसत। औसत बराबर क्या होता है जी, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 60 प्लस 46 बटे क्या हो जाएगा 2, 60 और 46 जोड़ेंगे 106 बटे 2, 106 बटे 2 करूंगा मतलब कितना आ जाएगा 53। सवाल का जवाब आ जाएगा। कहाँ है भाई 53, ऑप्शन नंबर ए पर ही पड़ा है। तो इस तरह से चीजें आपको जल्दी से कर लेनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए औसत का एक और सवाल है, बढ़िया सवाल है। 11 संख्या है, A1 A2 A3 A11 तक है, सबको जोड़ दिया गया तो A1 प्लस A11 इक्वल टू -2, A2 और A10 को जोड़ा तो 3, A3 और A9 को जोड़ा तो -7, 4 और 8 को जोड़ा तो 11, 5 और 7 को जोड़ा तो 6 माइनस में, और A6 बराबर है 12, और A1 से लेकर A11 का औसत पूछ रहा है। बेहतरीन सवाल। तो औसत बराबर क्या होता है जी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या है, A1 A2, एक बार लिख देता हूं ताकि समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। A9 तक हो गया, छोटा सवाल है, बस ये है कि ध्यान रखना है क्या करना है। ये हो गया पदों का योग। और कितने पद हैं भाई 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए सवाल में A1 और A11 को लिया है, उनका योग क्या बताया -2, तो -2। उसके बाद A2 और A10 को लिया है, A2 और A10 का वैल्यू सवाल में दे रखा है 3 है प्लस में। फिर उसके बाद A3 और A9 को लिया है, A3 और A9 का वैल्यू क्या है -7। वैसे ही A4 A8 का वैल्यू है 11 और A5 A7 का वैल्यू है -6। लेकिन यहाँ पर A6 जो है बच जाता है, उसके लिए स्पेशल वैल्यू दिया है 12 प्लस में, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे जी 11 से। चलिए भाई माइनस प्लस का ही तो कैलकुलेशन करना है। देखो -2 -7 -6, 6 7 11 और 3 6 7 13 और 2 15, माइनस में 15, 12 और 3 15, 15 और 11 26 प्लस में अपॉन 11, 26 में से 15 गया तो 11 बटे 11, मतलब औसत कितना आ रहा है 1। तो एवरेज जो है 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें जो है दिखते कठिन है लेकिन है बहुत सरल। कौन किससे जुड़ रहा है ये बताने के लिए मैंने कैलकुलेशन किया, नहीं तो सारे डाटा को जोड़ दीजिए और 11 से डिवाइड कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। आ जाइए 33 नंबर, ये भी आपके रिसेंटली 2024 में पूछा गया सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। कहां से जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल है। जी और एच का रेशियो है 2:3 और एच और जे का रेशियो है 2:5। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जब दो अनुपातों को जोड़ना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 4 6 और 15 का रेशियो आ गया। लेकिन सवाल ने जी एच और जे का रेशियो नहीं पूछा, उन्होंने बोला है कि 2G 2H और जे का मान गया था। तो 2G, जी का वैल्यू क्या है 4, 4 दूना 8, 2H 6 है H का वैल्यू, और 2H 6 दूनी 12, और यहाँ पर J का वैल्यू कितना है 15, J में कोई बदलाव नहीं। तो 8 12 15 सवाल का जवाब होगा एकदम इजीली तरीके से। ये बहुत आसान है, अनुपात समानुपात से जो पूछा जाता है 8 12 15। नेक्स्ट सवाल में देखिए, इस तरह से सवाल बेहतरीन सवालों में से एक है। इस तरह के सवाल के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। A + B अपॉन C इक्वल टू दे रहा है 6/5। एक कंडीशन और दिया है B + C अपॉन A इक्वल टू दे रखा है 9/2। सवाल बोल रहा है A + C अपॉन B का वैल्यू ज्ञात करिए। यहाँ पर ये देखिए कि मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो A + B + C आता है, इन दोनों को जोड़ो क्या हो 11। A + B + C इधर भी आएगा जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ो क्या हुआ 11।
तो 11 हो रहा है जोड़ने पर दोनों कंडीशन में। योगफल बराबर है, इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। सी का वैल्यू जो है वो 5, ए का वैल्यू है वो 2। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर अगर 6 है, जिसमें a का मान 2 है, तो b का मान जो है वो क्या आ जाएगा जी? 4। b का मान 4 आ गया, a का मान 2 आ गया, और c का मान कितना आ गया? 5 आ गया। सवाल ने क्या पूछा जी? सवाल ने पूछा है a प्लस सी अपॉन बी। यहाँ पर योगफल बराबर होना चाहिए, ऐसा कंडीशन में ध्यान रखिएगा। ए बी सी इधर हुआ जोड़ने पर, ए बी सी इधर भी हुआ जोड़ने पर, तो रेशियो भी उनके योगफल बराबर है। योगफल बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a का मान 2, c का मान 5 बटे में b का मान 4, 5 और 2 7 बटे में क्या आ जाएगा? 4। 7 बटे में 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पर है। तो इस तरह से सॉल्यूशन हम इजीली तरीके से दे सकते हैं। आइए आज का अंतिम सवाल, 35 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। अगला हमारा सेशन में 35 सवाल फिर से आने वाले हैं। ये आज का अंतिम सवाल है। बोल रहा है कि 9 का पावर 3.04 और नीचे बताया है 9 का पावर 2.04। भाई रेशियो का मतलब होता है अपॉन का चिन्ह। हम देखिए आधार समान होता है तो पावर आपस में क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो 9 का पावर 3.0 माइनस 2.04, पावर समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम पावर को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। ये वाला नियम लगता है। a का पावर n अपॉन a का पावर m, तो ये हो जाएगा a का पावर n माइनस m। अंश के पावर में हर का पावर घटता है। बेसिक क्लास में आपको सारा चीज सिखाया गया है। तो 9 का पावर क्या बचेगा जी? 1। 3.04 में 2.04 घटेगा। 9 का पावर 1 मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 9। ऑप्शन में 9 है, 9 अपॉन 1। अब कुछ नहीं है नीचे में, तो क्या आएगा जी? 1। तो 9 रेशियो 1 सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमारे टोटल 35 सवाल, अभी पार्ट 1 के 35 सवाल कंप्लीट हुए हैं। पार्ट 2 में भी 35 सवाल आने बाकी है। तो चैनल को अगर नए हैं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको तैयारी करने के लिए कुछ भी दिक्कतें ना हो। किस लेवल से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।